हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल अरीना यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ एसएससी जेई का 2020 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जी हाँ, 2020 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आपकी जो भी आपके मन में डाउट होंगे, सारे डाउट मैं आपसे इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करूँगा। आप लास्ट तक बने रहिए, आपका एक भी डाउट नहीं बचने वाला है। आपके हर एक क्वेश्चन की फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कौन सी बुक हमें पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सिलेबस जो होगा आपका, कितने क्या नंबर का पेपर आएगा, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो एक वीडियो आपके लिए पूरी एनफ होगी, एक वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग की डेट है कि अप्लाई की, आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म भरने। 30 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। इसके बाद ऑनलाइन फीस पेमेंट के लिए 1 नवंबर लास्ट डेट है। इसके बाद आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1 जो आपका प्री यानी कि टीयर 1 होगा, वो होगा 22 मार्च 2021 से लेकर 25 मार्च 2021 के बीच में। और जो प्री तो आपका हो जाएगा, इसका जो मेंस होगा यानी कन्वेंशनल, जिसमें आपको लिखना होता है बाकायदा, 300 मार्क्स का पेपर आता है, उसकी डेट अभी इन्होंने कोई डिसाइड नहीं करी है। ये आपको बाद में इसकी सूचना दे दी जाएगी। इसके बाद जैसे हम चलते हैं तो देखिए वो नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने आपको जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है, नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट होती है, और ये जो होती है आपकी सेंटर लेवल की पोस्ट होती है। आपकी जितनी भी मिनिस्ट्रीज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनमें जाकर आप लगते हैं। जो है लेवल 6 की जॉब है। आगे चलते हैं, देखिए ऑर्गेनाइजेशन आपको दिए गए हैं। ऑर्गेनाइजेशन जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन में आप जाना चाहें उनमें आप जा सकते हैं। आप एग्जाम्पल के लिए लीजिए BRO, CPWD, CWC और आपका फड़क्का बैराज, इन सभी में भी आप जा सकते हैं। यहाँ भी सब जगह आपकी अवेलेबल हैं। इसके बाद जैसे हम नीचे पढ़ते हैं तो देखिए डिपार्टमेंट की लिस्ट के बाद जब हम नीचे जाएंगे तो इन्होंने कहा है कि वैकेंसीज अभी इन्होंने नहीं बताई हैं कितनी वैकेंसीज है, या आपको समय रहते हुए जो है कुछ समय बाद आपको बता दी जाएंगी। इसके बाद और नीचे चलते हैं, जो भी मेन मेन पॉइंट होंगे मैं हर पॉइंट कवर करूंगा। आप कंप्लीट जो है आप बने रहिए बस लास्ट तक। देखिए नेशनैलिटी वगैरह का इन्होंने यहाँ सब कुछ दिया है, क्या होने चाहिए। देखिए और एक मेन पॉइंट, जो भी आपके मेल कैंडिडेट्स हैं सिर्फ वही एलिजिबल हैं अगर आपको BRO डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी अदर पोर्ट्स के लिए जो है और सभी जो है सभी एलिजिबल हैं, लेकिन सिर्फ BRO डिपार्टमेंट्स के लिए मेल कैंडिडेट्स ही अलाउ हैं। ठीक बात। तो यहाँ से आगे चलते हैं। देखिए जब यहाँ से आगे चलते हैं तो एज लिमिट आपकी 1 जनवरी 2021 को काउंट कर जाएगी। कब काउंट कर जाएगी? 1 जनवरी 2021 को। मिनिमम आप 18 साल की होनी चाहिए, और मैक्सिमम की जो लिमिट है वो आप देख सकते हैं। आपकी BRO डिपार्टमेंट है तो आप 30 ईयर्स, बाकी अगर आप CPWD में जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपकी 32 ईयर्स है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जिस भी डिपार्टमेंट में आपको जाना है आप वहाँ से उसकी अपनी एज लिमिट देख सकते हैं। इसके बाद आप अगर नीचे आएंगे तो एज रिलैक्सेशन का जिक्र है। उसके बाद और नीचे आएंगे तो मेन मेन पॉइंट्स में सब कुछ आपको बताऊंगा, बस आप बने रहिए। इसके बाद नीचे चलते हैं और नीचे आएंगे। देखिए यहाँ कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने आपको यहाँ छोड़ दिया। देखिए यहाँ से क्या है, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ स्टूडेंट ये पूछता है कि क्या फाइनल ईयर का अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता। तो देखिए आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 1 जनवरी 2021, मतलब 1 जनवरी 2021 को आपका रिजल्ट जो है वो आ जाना चाहिए। जो आपका रिजल्ट है, जो भी आप कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, आप जो है बीटेक में पढ़ रहे हैं, तो आपका रिजल्ट जो है वो 1 जनवरी को आ जाना चाहिए। 1 जनवरी 2021 को अगर आ जाता है तब तक तो आप इसके फॉर्म को बिल्कुल आप भर दीजिए, बिना किसी डाउट के आप भर दीजिए। अब देखिए जो सबसे जो है मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो BRO डिपार्टमेंट है इसमें क्या है, या तो आपके पास डिग्री हो या पॉलिटेक्निक हो प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो। BRO में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगता है, इसलिए आपको डिप्लोमा के साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो या फिर बीटेक हो, अब चलेगा। उसके बाद नीचे आएंगे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में आप देख सकते हैं सब कुछ। उसका CPWD में देखिए यहाँ क्या लिखा है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। CPWD में डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, लेकिन यहाँ एक पॉइंट, लेकिन डिग्री वाले भी जो है कई स्टूडेंट अक्सर देखा गया है जो PWD में लगते हैं, CPWD में, जिनके पास डिग्री होती है, उनके पास डिप्लोमा नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने साफ साफ तो लिखा है इन्होंने डिप्लोमा, लेकिन डिग्री वाले स्टूडेंट भी अक्सर देखे गए हैं। इसके बाद नीचे चलते हैं तो हम और नीचे बढ़ते हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो MES डिपार्टमेंट है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का। यहाँ भी देखिए डिग्री मांगता है या फिर डिप्लोमा हो प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो। लेकिन इसके अदर जो आपके डिपार्टमेंट है, लाइक फरक्का बैराज हो गया, CWC हो गया, CPWD हो गया, यहाँ पर अगर आप पॉलिटेक्निक है, सिंपल पॉलिटेक्निक पास है, तो आप ये फॉर्म को बिल्कुल फिल कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आपको तुरंत रिप्लाई जरूर दूंगा। और हाँ एक बात और, अभी वीडियो आप बने रहिए, अभी सिलेबस में डिस्कस करूँगा, मेन पॉइंट्स अभी मैं डिस्कस करूँगा। अभी तो बहुत जो है मेन पॉइंट आपसे डिस्कस करने बाकी हैं। आप इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए अभी पॉज कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होता है और मैं इस तरह की वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, तो इससे क्या होगा, आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए जब आगे बढ़ते हैं यहाँ से तो देखिए आगे क्या लिखा है, जो भी मेन पॉइंट्स है वो सब कुछ मैं आपको कवर कराया हूँ। देखिए जो फीस इन्होंने वो तरीके की है 100, और वुमेन कैंडिडेट्स एंड बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी।
ठीक है, तो यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ से सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आप अपना किसी भी जो है सेंटर आप चुन सकते हैं, या तो आप सीआर रीजन चुनें, आप कोई भी एक रीजन चुन सकते हैं इनमें से। अगर आप सीआर रीजन चुनते हैं, अगर आप बिहार एंड उत्तर प्रदेश के हैं, तो आपको इनमें से कोई एग्जाम सेंटर इनमें से मिलेगा। यहाँ से जो भी आपके सामने मेंशन है, या आप कोई सा भी एक जो है अपने हिसाब से एक रीजन चुन सकते हैं, फिर उससे फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद जब हम एग्ज़ाम में नीचे आते हैं, तो देखिए अभी मैं एक मेन पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, आप बने रहिए, क्योंकि अगर आपने उस बिना मेन पॉइंट के सुने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया जल्दबाजी में, तो आपके रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप बने रहिए, अभी मैं बताने वाला हूँ। इस बार एसएससी ने अलग से नोटिस जारी करके कहा है कि भाई ये गलती नहीं करनी है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। स्टूडेंट पहले नहीं समझते हैं, वे जल्दबाजी में देखते हैं और आगे जो है वो उनकी चीज़ रह जाती है फिर। तो मैं आपको बता दूंगा पहले ही। देखिए जो पेपर 1 होगा प्री होगा, कंप्यूटर बेस होगा, आपका रीजनिंग आएगी 50 मार्क्स की, 50 क्वेश्चन होंगे, जीएस आएगी 50 मार्क्स की, 50 क्वेश्चन, सिविल इंजीनियरिंग 100 मार्क्स की, 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका मेंस होगा, पार्ट बी जो होता है, जिसमें आपको बोलते हैं पेपर 2। पेपर 2 जो पार्ट बी होता है आपका सिविल का, आप देख सकते हैं 300 का, ये आपका जो है रिटर्न होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ये रिटर्न एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, इसके बाद पेपर 1 पेपर 2 की, अब पेपर 1 जब आप क्लियर कर लेंगे, उसके बाद जो कट ऑफ लगती है पेपर 2 की, अगर आप पेपर 1 की कट ऑफ को क्लियर कर जाते हैं, तो आपको पेपर 2 में बुलाया जाता है। फर्दर आपका डीवी होगा, मेडिकल वगैरह, ये सब प्रोसीजर आगे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी पेपर 1 के अंदर। पेपर 1 के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आएंगे, जो क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। आपको पहले पेपर में किसी तरह का कैलकुलेटर, लॉग टेबल अलाउ नहीं है, आपको पेपर 2 के अंदर ही ये सब चीज़ें अलाउड है। तो ध्यान रखिए, पेपर 2 के अंदर ये सब चीज़ें अलाउड हैं, पेपर 1 के अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद जब आगे चलते हैं, आप भी देख भी लीजिए, आप जो सिलेबस देखिए, सिलेबस में जैसे हम आ रहे हैं, तो देखिए सिलेबस में जैसे रीजनिंग पढ़ लीजिए आप। रीजनिंग में जो है आपकी जितनी भी नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग है, सब कुछ यहाँ पूछता है। देखिए जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, आपका सॉल्विंग, एनालिसिस, ये सब कुछ आप पढ़ लीजिए, डिटेल सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपकी साइंस, करंट अफेयर, ये सब कुछ आपके जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में कवर होते हैं। तो आपको देखिए ये 50 मार्क्स की होती है, आपको स्टार्टिंग से ही लेके चलनी है। ऐसा ना करें आपकी जीएस को मैं आखिरी के 1 महीने पढ़ लूँगा, अगर इस तरह की टेक्निक अपनाएंगे 10 नंबर से ऊपर नहीं जा पाएंगे। इसलिए पहले दिन से जब से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तब से जीएस को भी पैरेलल लेकर चलें। इसके बाद जब हम नीचे चलते हैं, तो पार्ट ए जो सिविल इंजीनियरिंग का है, उसमें आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि देखिए जो सिविल इंजीनियरिंग का है, इसमें आपके तो जो हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, देखेंगे जैसे सिविल इंजीनियरिंग हमारी ब्रांच है, तो सिविल इंजीनियरिंग में हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स हो गया, एस्टीमेट हो गया, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन हो गया, सर्वे हो गया, सॉइल हो गया, हाइड्रोलिक्स, ट्रांसपोर्ट, एनवायरनमेंट, इरिगेशन, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, सिटी, आरसीसी, स्टील, ये सब सब्जेक्ट है। अब इनके अंदर का जो सिलेबस है वो अभी आप आगे देखेंगे, वो इन्होंने पेपर 2 में मेंशन कर रखा है, लेकिन वही सिलेबस आपका पेपर 1 के लिए भी कंसिडर होता है। तो जैसे बिल्डिंग मटेरियल है, तो देख सकते हैं ये आपके ये टॉपिक हैं, ये सब कुछ आपको कवर करने हैं। एस्टीमेट कॉस्टिंग में आप देखिए, अब देखिए जो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज अक्सर जो है वो पुराने टाइम में बीएमसी की रहती थी। बीएमसी के 20 20 25 25 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब देखिए पैटर्न क्या है, चेंज हो रहा है। अब किसी भी सब्जेक्ट के कितने भी क्वेश्चन पूछ ले रहा है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भाई बीएमसी के 20 आएंगे। हो सकता है आप एस्टीमेट छोड़कर चलेकर एस्टीमेट के ही 10 12 क्वेश्चन आ गए, या हो सकता है सर्वे के ही 10 12 क्वेश्चन आ गए। तो आपको सारे सब्जेक्ट पर बराबर पकड़ बनानी है, कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं छोड़ना है। एक बार जैसे नीचे पढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद यदि आप पेपर 1 और पेपर 2 क्लियर कर लेते हैं, तो फिर आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। डीवी में जैसे आप नीचे आएंगे, देखिए इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको जरूरत पड़ेगी। जो भी आप देख सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन है। हाँ, इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है। आप जो है वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, वहाँ से इसकी कंप्लीटली पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मैं इसका लिंक दूंगा अपनी वेबसाइट का, वहाँ से जाकर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको जहाँ से सूटेबल लगे वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और नीचे बढ़ते हैं, देखिए अभी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात मैं वीडियो के स्टार्टिंग में कर रहा था, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। देखिए ये मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या कहा गया है, ये पॉइंट में यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए यहाँ क्या कंफ्यूजन पॉइंट है कि जनरल 30%, ओबीसी 25%, अदर्स 20%। यहाँ क्या है कि बच्चे ये समझते हैं कि 30% मार्क्स जो है लाएंगे और पेपर क्लियर हो जाएगा, लेकिन देखिए ये जो है आपके मिनिमम मार्क्स हैं कि 30% मार्क्स तो आपको लाने ही लाने पड़ेंगे। यदि आपके 30% मार्क्स नहीं आते हैं तो आप क्वालिफाई ही नहीं करते। उसके बाद ये तो क्वालिफाई क्राइटेरिया है, लेकिन जो आपकी कट ऑफ लगती है, आपको कट ऑफ को क्रॉस करना होता है अगर आपको पेपर क्लियर करना है। पेपर में आप जो सेकंड पेपर में तभी जाएंगे तब आपकी जो है कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कि इससे नीचे है तो आप एलिजिबल है ही नहीं, फिर चाहे कट ऑफ आपकी कितने पर भी जाए। तो ये सब कुछ आपको बता दिया। इसके बाद अगर आप बीआरओ का देते हैं, तो इसमें देखिए इन्होंने बीआरओ में क्या कहा है। यदि आप बीआरओ डिपार्टमेंट, अब जो है जैसे आप डीवी के टाइम पर, या तो ये पोस्ट प्रेफरेंस डीवी के टाइम पर होता है, या ऑनलाइन भी जो है कभी भी ये मांग लेते हैं। तो यदि उस टाइम पर आपने जो है अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में नंबर 1 पे बीआरओ भरा,
इन केस आपने बीआरओ भरा और उसके बाद आप जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पास नहीं हो पाए, तो उसके बाद जो भी आने वाली आपने हो सकता है दूसरे नंबर पर सीपीडब्ल्यूडी रखी हो, तीसरे नंबर पर एमईएस रखी हो, तो आप उनके लिए भी एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, एक बार इसको खुद पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और आप इसको पढ़ लीजिए। अगर आपको जो है बीआरओ में जो है अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस रखनी है तो पढ़ लीजिए, उसके बाद अपना डिसीजन ले लीजिए आपको कहाँ कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। अभी कुछ नहीं देना है, जब भी आपसे मांगी जाएगी आपको तब देनी है। उसके बाद नीचे चलते हैं, देखिए यहाँ से तो यहाँ कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद और नीचे चलते हैं, देखिए यहाँ एक जो मैं अब मेन पॉइंट आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो अब आने वाला है। देखिए आपकी बार क्या इन्होंने किया है कि एप्लीकेशन विदाउट फोटोग्राफ, मतलब जो है फोटो विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। मतलब क्या है, आपने फॉर्म फिल किया, अगर आपके फोटो पर डेट प्रिंट नहीं है, डेट कब की, जिस भी डेट को आपने फोटो खिंचाया है वो डेट, ये डेट आपकी 1 अक्टूबर से 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। आपकी 3 महीने, जो आपकी 3 महीने पुरानी तक ही आपकी होनी चाहिए। मतलब आपको अपना एक हाल ही का फोटो खिंचवाना है। रिसेंट में देखिए यहाँ लिखा है शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड। जो फोटो का साइज है वो 20 KB से 50 KB का। अब क्या है कि देखिए यहाँ कंफ्यूजन क्या बनता है, कुछ बच्चे क्या होता है कि वो उनका पहली रजिस्ट्रेशन हो चुका होता है, वे कभी ना कभी एसएससी का फॉर्म भर चुके होते हैं। उनको क्या करना होता है, वे सीधा लॉगिन करेंगे, सीधा अप्लाई करेंगे और सीधा फॉर्म भर देंगे। वो देखते हैं फोटो साइन पहले से पड़ा हुआ है, चलो उसमें कुछ एडिट नहीं करते हुए। लेकिन अगर आपने पहले एसएससी का फॉर्म भर रखा है तो आप रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद वहाँ से अपने फोटोग्राफ को चेंज कीजिए, एक दूसरा फोटोग्राफ वहाँ अपलोड कीजिए और उस फोटोग्राफ में आप जो है डेट को जरूर से जरूर मेंशन करें, जिस भी डेट को फोटो खिंचाया है। आप, मैं पहले बता रहा हूँ, एसएससी ने ये नोटिस निकाल के बता दिया है कि जो कैंडिडेट ऐसा नहीं करेंगे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको इस बार ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आपको मैं एक ही जानकारी बिल्कुल डीपली बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, एक वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। बस मैं भी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसे आप यहाँ से नीचे पढ़ेंगे तो नीचे पढ़ने पर देखिए इन्होंने जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो सब दिए हैं। नीचे और आएंगे तो प्रोसीजर जो भी है आपका वो आपको दिया गया है। और आप देख सकते हैं नीचे जो भी है, अगर आपको लॉगिन करने में या मतलब कहीं भी फॉर्म भरने में भी कहीं कोई समस्या आ रही तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ भी इन्होंने कहा गया था कि यहाँ भी इन्होंने कहा है कि फ़ोटो, आपकी जो फ़ोटो हो उस पर डेट ज़रूर हो। बाकी आपको बिल्कुल दिया है कि फ़ोटो साइन वाइन किस तरह से अपलोड करना है। देखिए फॉर्म को एक बार ढंग से फिल कीजिए, हो सकता है किसी साइबर कैफे वाले से भी आप भरवाएं तो वो बिल्कुल साथ में आप देखें कि वो सही भर रहा है या गलत भर रहा है, आपको खुद पता हो जाएगा। क्योंकि देखिए फॉर्म आपका है, उसका नहीं है, कि आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और नीचे आएंगे तो देखिए जो मेन पॉइंट थे वो सब कुछ मैंने आपको जो है इस माध्यम से कवर करा दिए हैं। और अब एक वीडियो आएगी जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि हाँ आपको आप तो आने वाले एपिसोड्स में ये बताया जाएगा कि आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत है या नहीं है, या बुक से कौन कौन सी बुक से आपको तैयारी करी जाए या क्या करा जाए। तो वो सब कुछ आने वाले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए बुक्स का तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया अभी दे देता हूँ। देखिए जैसे जैसे अगर आप प्रिपरेशन की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी एकदम से ऐसी एमसीक्यू वाली बुक को फॉलो ना करें। मेरा ये कहना है कि अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से एमसीक्यू वाली बुक को ना फॉलो करें। पहले अपने कंसेप्ट बनाएंगे, जब तक आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप क्या करेंगे, आप एमसीक्यू वाली बुक में जाएंगे और वहाँ से जाके क्वेश्चन को रटना स्टार्ट कर देंगे, तो वो ठीक नहीं है। अगर आपको जो है अपने पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट बनाना है जिससे आपका मेंस भी निकल जाए। अगर आप सीधा एमसीक्यू लगाने शुरू करें, आप प्री तो निकाल सकते हैं, एमसीक्यू को रट लेंगे आप, उससे प्री आपका निकल सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन आप मेंस में जाकर फंस जाएंगे। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। आपको अपने कॉन्सेप्ट बनाने के लिए सबसे पहले अपने जो है बुक से आप जो है अपनी स्टडी कीजिए। और अभी आने वाले मैं वीडियो में सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा कि डिप्लोमा है, अगर आप बीटेक है, किस तरह से आपको बुक्स की को पढ़ना चाहिए जिससे आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सके। तब तक के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।